नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। बेसिकली आज हमने बुलाया है स्वरूप रानी प्रयागराज अस्पताल के डॉक्टर स्वतंत्र ओझा जी को। तो सर आप अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम डॉक्टर स्वतंत्र कुमार ओझा है। मैं MBBS हूँ मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एवं स्वरूप रानी चिकित्सालय से। उसके बाद में करेंटली MD रेडियो डायग्नोसिस परस्यू कर रहा हूँ यहीं स्वरूप रानी चिकित्सालय से ही। तो सर बेसिकली जैसे मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ सकते हैं या मेरे मतलब क्यूरियोसिटी है। जी, तो आप ये हमें बताइए कि आप डॉक्टर बनते मतलब डॉक्टर बने कैसे? डॉक्टर बनने के लिए देखिए दो चीज़ें होती हैं। मेरे हिसाब से 50% पॉपुलेशन इसलिए मोटिवेट होती है डॉक्टर बनने के लिए क्योंकि मैथ्स में कमज़ोर होते हैं। मैथ्स में कमज़ोर होते हैं, क्या करें। तो दूसरा ऑप्शन जो मोस्ट सॉर्ट आफ्टर होता है वो जो है जनरली बायो होता है। फिर बायो में क्या किया जाए? बायो में तो फिर जो ज़्यादा मेन स्ट्रीम में आता है वो फिर यही आता है कि नीट यूजी की तैयारी शुरू करते हैं। और जो 50% रिमेनिंग पॉपुलेशन है वो ये चाहती है कि अपने फैमिली में या तो पेरेंट्स को देख रही है या किसी किसी फैमिली मेंबर को देख रही है, अपने आस पड़ोस में देख रही है, या कभी बीमार हुए किसी अपने परिचित के साथ में अस्पताल में समय गुजारने का कुछ ऐसा मौका हुआ तो वहाँ उन्होंने देखा कि भाई डॉक्टर साहब हैं। लोग कई सारे लोग जिनकी स्थिति अच्छी नहीं है उनकी स्थिति अच्छी हो रही है। कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो सबसे ज़्यादा पहले याद किया जाता है डॉक्टर साहब को। कई वर्गों में जो है माना जाता था, अभी तो थोड़ा थोड़ा रिस्पेक्ट कम होने लगी है कि ईश्वर का दर्जा दिया जाता था, ये भी एक बड़ी मोटिवेशन होती है। तो जैसे जिसकी अपब्रिंगिंग रही है उसने जो जो जैसे अपने जीवन में देखा है तो उसके हिसाब से इस पेशे की ओर जो है लोग ज़्यादा जागरूक होते हैं जो भी समाज से जुड़े हुए हैं। पर जो बेसिक एक छोटा बच्चा है जो कि 10th में है, 12th में है, या 8th में है, 9th में है, 6th में है, वो डॉक्टर बनने के बारे में सोचता जनरली इस वजह से है क्योंकि मैथ्स में थोड़ा सा वीक होता है। जी, जी, बिल्कुल आपने एकदम सही कहा। जो बच्चे मैथ से डरते हैं तो वो साइड में लेके चलते हैं कि मैं डॉक्टर बनूँगा। मुझे एक वाकया याद है सर कि जी, मैं अभी आज से अगर 4-5 साल पीछे जाएँ, तो मैं उस भयावह दौर को देखा हूँ, नज़दीक से देखा हूँ कि एक टाइम था कोविड-19। मतलब कोविड-19 इतना भयानक था कि उस टाइम केवल डॉक्टर भगवान से भी बड़े थे। जी, जी। ये मनुष्य का स्वभाव भी है। और जैसा कि हमने कोविड-19 में देखा कि उस समय जिस प्रकार से नीड थी, ज़रूरत अच्छे डॉक्टरों की, मेडिकल सुविधाओं की, ऑक्सीजन की, हम अपने अपने ही घरों में सभी लोगों ने देखा होगा, पल्स ऑक्सीमीटर लगा के और मॉनिटर कर रहे हैं कि 99, 98, 96 के नीचे सब परेशान हुए जा रहे हैं कि क्या हो गया। बहुत सारे लोगों ने बहुत ही अनफॉर्चुनेट रहा कि अपने लोगों को खोया भी। उन्होंने ये भी देखा कि किस प्रकार से कम होता जाता है पल्स ऑक्सीमीटर। तो उस समय 90 हुआ, फिर उसके बाद 85, 80, 75, 70, फिर कौन याद आता है? याद आता है केवल जो है डॉक्टर और फिर जो है ईश्वर। तो ईश्वर से मिलना तो थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है, डॉक्टर से मिलना ज़्यादा डॉक्टर थोड़ा से मिलते आसान होता हैं। है। मैं उस दौर पे था, मतलब मैं भी गया था हॉस्पिटल, एक बार गया था उसी दौरान, मतलब कुछ समस्याएं हुई थी। तो मैंने देखा, रियली में देखा कि डॉक्टर्स को मतलब अंदर से महसूस हुआ कि लोग डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं। मैंने उस दौरान ये देखा कि डॉक्टर्स पूरा का पूरा किट पहने हैं, लेकिन आज सबको ट्रीट कर रहे हैं, अगले दिन पता लग रहा है वो डॉक्टर ही नहीं रहे। जी, मतलब वो पूरा का पूरा अपनी जान की बाजी लगाते हुए अपने पेशेंट्स को बचाए, वो जी, ठीक हो गए। और इसीलिए मुझे एक वाकया याद आ रहा है कि जिसे कहा जाता है कि डॉक्टर्स को शपथ दिलाई जाती है। सर जी। उसके बारे में कुछ बताएं। शपथ हिपोक्रेटिक ओथ होती है वो दिलाई जाती है। जैसे जब भी बच्चा नया फ्रेश ग्रेजुएट नीट यूजी क्लियर करके एडमिशन लेता है मेडिकल कॉलेज में तो उसे हिपोक्रेटिक ओथ की शपथ दिलाई जाती है, और पास आउट होते समय भी किसी किसी मेडिकल कॉलेज में दिलाई जाती है।
तो ये मुझे याद आ गया कि हमारी 3 इडियट का जो वो सीन था जी कि उसमें वो आमिर खान कौन कह रहा था कि ये हिपोक्रेटिक ओथ तो मतलब थोड़ा सा खतरनाक हो गया। फिल्मों में बहुत कभी कभी हास्य के लिए और चीज़ों के लिए इसका कई तरीकों से मजाक भी बनाया जाता है, पर मुझे लगता है बहुत सेक्रेड चीज़ है। जी और जी एकदम सही, मतलब मुझे ये उस टाइम लगा कि डॉक्टर सच में भगवान होते हैं। जी अब हमने अपने जो आप अभी बात कर रहे थे पीपी किट पहने ड्यूटी कर रहे हैं, फिर अगले दिन पता चला कि नहीं रहे, तो ऐसा हुआ है हमारे साथियों के साथ भी। हम लोगों ने खुद भी ड्यूटी करी है और सेम हॉस्पिटल में एडमिट भी रहे हैं, फिर वापस ठीक होके फिर से रिगेन करी है ड्यूटी। ये मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल होता है, और कई बार एक प्रोफेशन की तरह जोड़ा जाता है इसको कि भाई बैंक कर्मी भी हैं, और हाई कोर्ट में बहुत सारे कर्मचारी हैं, और बैंकों में बहुत सारे कर्मचारी हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारे डिपार्टमेंट में हैं। पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कहीं और इतना यूजुअली दिखता होगा कि आप आज मुझे डेंगू हो जाए और मैं हफ्ते भर एडमिट रहूं डेंगू वार्ड में, और फिर जब 8वें दिन में ठीक होके आऊं तो मुझे वापस डेंगू वार्ड में ड्यूटी मेरी लगा दी जाए और मैं 8वें दिन ही ड्यूटी अपनी उसी वार्ड में अपनी कंटिन्यू करूं। तो ये चीजें थोड़ा सा रहती है कि अंतर मन मजबूत होना चाहिए, और मजबूत ट्रेनिंग के दौरान कर भी दिया जाता है। तो जो भी बच्चे या स्टूडेंट्स हैं जो आगे प्लान कर रहे हैं इस फील्ड में आने का, तो वो एक मन अपना ऐसा बना के रखें कि ये सब चीज़ें भी आपको आगे देखनी पड़ सकती हैं, कि और अपना मन अच्छे से बना के इस फील्ड में आए। क्या अपने प्रयागराज में एम्स होना चाहिए? प्रयागराज में एम्स होना चाहिए मेरे हिसाब से तो हर एक टीयर 2 टीयर 3 सिटी में तो होना ही चाहिए। जैसे अपना प्रयागराज भी पहले टीयर 3 में ही गिना जाता था, पर पिछले जो 2 कुंभ हुए हैं उसमें काफी जो डेवलपमेंट हुआ है, तो टीयर 2 तक अपना प्रयागराज आ गया है। अब वर्तमान स्थिति में है क्या, वर्तमान स्थिति में ऐसा है कि जो आसपास के 4 जिले हैं इंक्लूडिंग प्रयागराज, तो पहला प्रयागराज, फिर फतेहपुर कौशाम्बी और प्रतापगढ़, ये पूरा मिला के एक मंडल बनाते हैं। मंडल बनता है जी। अब इस मंडल का जो रेफरल सेंटर है, रेफरल सेंटर का मतलब कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो कहाँ रिफर किया जाएगा, तो वो है यहाँ स्वरूप रानी अस्पताल। अपना प्रयागराज का जो स्वरूप रानी अस्पताल है वहां पे रिफर किया जाता है, मतलब मंडल है जिसमें 4 जिले हैं। कारण क्या है कि 4 मतलब 3 इसमें जो जिले हैं वो छोटे छोटे हैं और जो चौथा जो है वो बड़ा है, तो जो रिकॉग्निशन बहुत पहले से ही है। तो इस वजह से मंडल का जो हेड है वो यहीं पे है, कोई भी अगर समस्याएं आ रही है तो स्वरूप रानी ही पहले रिफर किया जाता है जी। इसी को टर्शियरी केयर सेंटर भी कहते हैं। कई तरह के लेवल्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, और प्रिलिमिनरी भी। तो जो टर्शियरी केयर सेंटर होता है सबसे बड़ा सेंटर होता है। तो अपने जो मंडल का जो टर्शियरी केयर सेंटर है वो स्वरूप रानी अस्पताल है। तो स्वरूप रानी अस्पताल में आप अभी गए हैं, और जैसे वहां पे आपने भी देखा होगा कि कुछ पुरानी बिल्डिंगें हैं और एक नई बिल्डिंग है। तो जो नई बिल्डिंग है PMSY बिल्डिंग, प्रधानमंत्री सुपर स्पेशलिटी करके है, तो वो इसी तर्ज पे बनाई गई थी कि इसमें एम्स स्तर की सुपर स्पेशलिटी केयर सुविधाएं दी जाएं। पर कभी आप लोग जो देख रहे हैं उसमें भी लोग कुछ गए होंगे कभी, या कभी आगे जाएंगे तो आप लोग नोटिस करेंगे कि इतना सब कुछ होते हुए भी, इतना बड़ा कैंपस, इतने सारे डिपार्टमेंट्स, इतने सारे बिल्डिंगें और सब कुछ होते हुए भी अगर आप ओपीडी की तरफ जाएंगे तो ओपीडी का पर्चा बनवाने में, फिर गेट ओपीडी के गेट तक पहुंचने में और आपका नंबर आने तक में आपको पूरा दिन लग जाएगा। तो ये जो समस्याएं हैं इनका निवारण करने के लिए एक एम्स, जैसा कि आपने पूछा, एक एम्स होना चाहिए, एक और बड़ा टर्शियरी केयर सेंटर होना चाहिए जो कि SRM से भी बड़ा हो। जैसे कि हम दिल्ली में देखते हैं कि एम्स है, एम्स के जस्ट सामने सफदरजंग अस्पताल है। तो जो सफदरजंग अस्पताल है वो केटर करता है मास को, कि बहुत ज्यादा पब्लिक है और उसमें भीड़ ही भीड़ रहती है, और एम्स भी है साथ में। तो इसी तरीके से मेरा ऐसा मानना है, जैसा कि आपने पूछा, कि एक एम्स स्तर
एम्स की तर्ज का और एम्स स्तर का भी अस्पताल अलग होना चाहिए जी इलाहाबाद में। जो पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं और साथ ही जो समाज के जो कुलीन सभ्य लोग हैं वो आजकल इस मुहिम पे लगे हुए हैं, और मेरा मेरा भी यही मानना है कि एकदम सही कर रहे हैं। तो सर अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपसे। जी सर आप एमडी कर रहे हैं, किस डिपार्टमेंट से कर रहे हैं? जी देखिए, ब्रॉड पर्सपेक्टिव बता देता हूँ इसमें कि जैसे बाकी फील्ड्स होते हैं, जैसे अगर इंजीनियरिंग की बात करें तो उसमें बीटेक होता है। बीटेक में आपको शुरू में ही एक ब्रांच डिसाइड करने को दे दी जाती है कि आप बीटेक इन कंप्यूटर साइंस है, या बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, या फिर बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। तो आपकी शुरू से स्ट्रीम डिसाइड हो जाती है। उसके बाद फिर आप उसी ब्रांच में एमटेक करते हैं, जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन होता है। लेकिन हमारे फील्ड में, यानी कि इसमें मेडिकल लाइन में ऐसा नहीं होता है। अगर आप एमबीबीएस कर रहे हैं तो आपको मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्स गायनी यानी स्त्री एवं प्रसूति रोग, और पीडियाट्रिक्स यानी कि बच्चों का डिपार्टमेंट, डर्मेटोलॉजी, सारे ही ब्रांचेस की पढ़ाई होती है, सबका एग्जाम होता है, और सभी में आप बैचलर डिग्री लेते हैं, तब आपका एमबीबीएस पूरा होता है। तो आप एमबीबीएस में एक जनरल फिजिशियन होते हैं कि आपको सब चीज़ों की जानकारी है। फिर उसके बाद आप स्पेशलिस्ट बनते हैं। स्पेशलिस्ट का मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन में जो ब्रांचेस की मैं बात कर रहा था कि सर्जरी यानी कि शल्य चिकित्सा, उसके अलावा मेडिसिन और ऑब्स गायनी, पीडियाट्रिक्स, डर्मेटोलॉजी, एनेस्थीसिया, रेडियो डायग्नोसिस या फिर रेडियोलॉजी, तो ऐसे करके बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, जिस पर्टिकुलर ब्रांच में आप एमएस या फिर एमडी की डिग्री लेते हैं, तो फिर इसको पोस्ट ग्रेजुएशन कहते हैं। ये 3 साल का होता है। इसके लिए आपको नीट पीजी क्लियर करना पड़ता है, जैसे जैसे कि आपने नीट यूजी क्लियर किया था एमबीबीएस के लिए। अब एमएस और एमडी में फर्क क्या है? जो सर्जिकल ब्रांचेस होती हैं, जिसमें कि सर्जिकल स्पेशलिटीज पे ज्यादा फोकस होता है, जैसे कि जनरल सर्जरी है, ईएनटी है। ईएनटी मतलब? ईएनटी मतलब नाक कान गला, ईयर नोज थ्रोट। ओके। ऑप्थेल्मोलॉजी है, ऑप्थेल्मोलॉजी मतलब आंखों के बारे में। तो ये बेसिकली सर्जिकल ब्रांचेस, इसमें सर्जरी फोकस्ड ब्रांचेस है, तो इसमें एमएस नाम से डिग्री मिलती है आपको। और जो मेडिसिनल ब्रांचेस हैं, जैसे कि सिंपल एमडी मेडिसिन है, या फिर एमडी रेस्पिरेटरी मेडिसिन है, या फिर एमडी डर्मेटोलॉजी है। डर्मेटो मतलब स्किन? डर्मेटो मतलब स्किन, त्वचा रोग विशेषज्ञ। और वैसे ही हमारा रेडियो डायग्नोसिस, हमारा काम बेसिकली डायग्नोसिस का है कि हम डायग्नोस करके कि उसको बीमारी क्या है। ये किस माध्यम से? एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, और जो है अल्ट्रासाउंड। उसके अलावा भी बहुत सारी विधियां होती हैं। और उसके अलावा एक दूसरा फील्ड है इंटरवेंशन रेडियोलॉजी, जिसमें भी हमारा ही रोल रहता है। तो उसमें बेसिकली हम लोग कुछ इंटरवेंशन करते हैं, कुछ पेशेंट के साथ माइनर प्रोसीजर होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी के लीवर में फोड़ा है, तो हम उसको अल्ट्रासाउंड की विधि से अंदर उसमें छोटा सा चीरा लगा के, मिनिमली इन्वेजिव, और उसमें अंदर जाके और उसमें एक पिकटेल कर दिया, यानी कि कोई छोटी सी नली टाइप लगा दी, उसमें से बाहर पस आता रह रहा है, पस बाहर आ रहा है, बैग में इकट्ठा हो रहा है, तो अंदर से उसका इन्फेक्शन खत्म हो रहा है। तो हमारा बेसिकली ये फील्ड है रेडियोलॉजी का, रेडियो डायग्नोसिस का। और हर एक स्पेशलिटी का अलग अलग रोल है। अब अलग अलग रोल है तो उसमें अलग अलग चीजें हैं। लेकिन जो एमडी और एमएस की डिग्री होती है, ये प्रॉपर पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, और ये 3 साल का होता है। तो सर अच्छा ये बताइए, क्या कैंसर लाइलाज है? क्या कैंसर लाइलाज है? ये काफी काफी बड़ा क्वेश्चन है। इस पे बहुत ढेर सारी रिसर्चेस, बहुत ढेर सारे इंस्टीट्यूट्स में, बहुत ढेर सारे देशों में चल रही हैं अभी वर्तमान स्थिति में, कि कितना प्रतिशत कैंसर लाइलाज है और जी। कौन सा कैंसर लाइलाज है। जी। इसमें मोटा मोटा ये है कि कुछ कैंसर्स ऑपरेट कर दिए जाएं शुरुआती स्टेज में, फिर उसके बाद उसके लिए उनकी कीमोथेरेपी चल जाए, रेडियोथेरेपी हो जाए, तो वो इलाज उनका हो जाता है। लेकिन अगर वो फैल चुके हैं, मेटास्टेसाइज हो गए हैं, कई सारे अंगों में उनका कुछ पार्ट पहुंच गया है, तो फिर वो लाइलाज हो जाता है। तो जैसे सर जैसे मैं भी क्रिकेट देखता हूँ, तो जहाँ तक मुझे जानकारी, युवराज सिंह को भी कैंसर हुआ था। जी, युवराज सिंह का कैंसर बहुत लिमिटेड था। उनको
देखिए, दो दो फेफड़े होते हैं, फेफड़े के बीच में मीडियास्टिनम होता है, जिसमें कि हार्ट होता है, कुछ लिम्फ नोड्स होते हैं, ट्रैकिया होता है जिसे श्वास नली कहते हैं, और इसोफेगस होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं। तो उस हिस्से का कैंसर था, मीडियास्टिनम के अंदर कैंसर था, जो कि कहीं और फैला नहीं था। जैसा कि मैंने पहले बोला कि अगर वो फैला नहीं है और लिमिटेड है अपनी जगह पे, तो फिर उसका इलाज पॉसिबल है। तो इस कारण से वो अभी भी स्वस्थ है। सर जैसा अभी मैं देख रहा हूँ कि डेंगू की समस्याएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और इसमें अब जो फैटेलिटी रेट है मतलब मृत्यु दर बहुत ज्यादा होती जा रही है अभी, तो इसका कोई निष्कर्ष अभी निकल पाएगा इसका? देखिए, डेंगू क्या है? डेंगू एक वायरल कंडीशन है, फ्लेवी वायरस नाम का वायरस होता है, और ये होती तो साल में कभी भी हो सकती है, लेकिन जो ये वाला पोस्ट मॉनसून सीजन होता है, बारिश हो चुकी है, बारिश से अब अगले सीजन की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं, इस सीजन में मैक्सिमम होता है। होता क्यों है? क्योंकि जो इसके एडीज मॉस्किटो है, इससे होता है ये, इसका जो प्रोसेस है प्रजनन क्रिया का, वो मैक्सिमम होता है इस क्लाइमेट में। इस क्लाइमेट में मैक्सिमम होने की वजह से इस पर्टिकुलर टाइम में जो एडीज मॉस्किटो है उसकी संख्या सबसे ज्यादा रहती है, और सबसे ज्यादा काटते भी हैं वो इसी समय पे। तो हमें मच्छर हर समय काटते हैं, हर साल में हर समय काटते हैं, लेकिन जो एडीज वेराइटी वाले मॉस्किटोज हैं वो उनकी संख्या इस समय ज्यादा रहती है, इस कारण से ये बीमारी इस समय ज्यादा होती है। तो इससे रिकवरी के चांसेस क्या बहुत कम है? इससे बचाव, सबसे पहले तो हमें बचाव रखना है, क्योंकि कोई पर्टिकुलर इसकी ड्रग ऐसी नहीं है जो कि इसीलिए बनी हो, इसको ठीक करने के लिए ही बनी हो। जैसे कि हम मलेरिया की ड्रग्स हैं और कोई भी इन्फेक्शन होता है इसकी ड्रग्स हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि वायरल कंडीशन है, जैसे जो वायरल कंडीशंस होती हैं उसके लिए कोई पर्टिकुलर ड्रग्स कम होती हैं। जैसे कि हमने कोरोना में देखा, या कॉमन कोल्ड में भी देखते हैं, जो हम जनरली खांसी जुकाम हो जाता है, इतनी सिंपल सी बीमारी, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं है, ये बस 2-3 दिन में हो जाएगी अपने से। वैसे ही डेंगू में भी सपोर्टिव मैनेजमेंट है, तो इस वजह से हमको पहले बचाव करना है, लेकिन अगर हो चुका है तो फिर सपोर्टिव मैनेजमेंट है, और सपोर्टिव मैनेजमेंट के बाद आप ठीक हो चुके हैं तो भी 7 दिन का एक रेस्ट पीरियड आपका रहना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो क्या केजरीवाल की खांसी ठीक हो सकती है? केजरीवाल की खांसी का हम लोग मजाक बनाते हैं, लेकिन केजरीवाल को एक एक इशू था टंग का इशू ये था कि उसमें जो, देखिए, टंग के कई पार्ट होते हैं, कई सारी मसल्स होती हैं, कई सारे सेंसरी ऑर्गन्स उसमें से लगे होते हैं, नर्व एंडिंग्स होती हैं, लेकिन जो उसकी रूट होती है, यानी टंग की रूट के पास की मसल्स का थोड़ा सा साइज ज्यादा था, इस वजह से उनको कंटिन्यूसली थ्रोट में इरिटेशन होता रहता था उनकी टंग से। तो नॉन पॉलिटिकल आंसर तो यही है, पॉलिटिकल आंसर्स के लिए आप जो है दूसरे गेस्ट्स को इनवाइट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन, जैसे कि बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है तो उसके लाइफ में फेलियर्स भी आते हैं, तो कैसे वो अपने आप को मोटिवेटेड रखे? हाँ, नीट की तैयारी देखिए बहुत टाइम टेकिंग, टीडियस, और मतलब एक तरीके से अपने मानसिक रूप की आपका मानसिक टेस्ट होता है। उसमें आप कितना नॉलेज गेन कर रहे हैं, कितना पढ़ाई कर रहे हैं, कितना आपको आ रहा है, वो तो टेस्ट होता ही है। उसके अलावा आपका पेशेंस टेस्ट होता है सबसे ज्यादा नीट की तैयारी में, यूजी में भी और पीजी में भी। तो मोटिवेटेड कैसे रखें? मोटिवेटेड ऐसे रहें, रेगुलर टेस्ट देते रहें, हर 15 दिन में या 7 दिन में या 10 दिन में, जो फ्रीक्वेंसी आपको ठीक लगे। मेरे हिसाब से 15 दिन की फ्रीक्वेंसी ठीक रहती है। हर एक टेस्ट में अपनी चार्ट एक बना के रखें, ग्रोथ मॉनिटर करते रहें। जैसे जैसे आपके मार्क्स स्लाइटली इंक्रीज होते रहेंगे या कोई बड़ा जंप भी आएगा तो आपको अपने से मोटिवेशन मिलेगी। तो मेरा और दूसरा फायदा ये होगा कि आप रियल टाइम सिमुलेशन में एग्जाम दे रहे होंगे, आपका ब्रेन वैसे ही शेपन हो रहा होगा और शार्पन हो रहा होगा जैसा कि आपको एग्जाम में देना है। तो मोटिवेटेड कैसे रहें? मोटिवेटेड ऐसे रहें कि 15 दिन में, 20 दिन में एक टेस्ट दे दें, पुराने से उसको कंपेयर करें, अपनी गलतियां देखें कि क्या पहले हुई थी और अभी वो नहीं हुई होगी।
तो उससे आपको एक तो खुशी मिलेगी, मार्क्स कुछ इंक्रीज हुए होंगे उससे खुशी मिलेगी। तो मेरा मेरा व्यक्तिगत रूप से यही अनुभव था कि उसको मोटिवेटेड रखने के लिए आपको टेस्ट रेगुलर देते रहने हैं। तो मेरा क्वेश्चन है कि क्या आप नीट पास किए थे? नीट पास किए थे जी, नीट यूजी भी पास किए थे और पीजी भी पास किए थे। और रैंक क्या है हमारे एस्पिरेंट्स को, आप बताइए रैंक क्या थी, कैसे वो अपने आप को मोटिवेटेड फील करें? मेरी नीट 2017 में ऑल इंडिया रैंक 3121 थी। स्टेट रैंक 286 या 287 के अराउंड थी, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है। और उसके बाद मैंने एडमिशन लिया था यहीं पे अपने यहाँ मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज में। उसके अलावा फिर मेरी जो अपियरिंग में नीट क्लियर करने के बाद जी 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 मैं एडमिशन लिया, और एडमिशन के बाद फिर 5.5 साल का एमबीबीएस होता है जिसमें 4.5 साल पढ़ाई होती है, 1 साल इंटर्नशिप होती है। तो ये सब करने के बाद जो मैंने पहली बार नीट पीजी दिया था वो 2023 में दिया था। उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 856 थी और स्टेट में 22 रैंक थी। और बाकी यूआर कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी है। मतलब आपने टफ कंपटीशन फाइट किया। हाँ कह सकते हैं। नीट तो इजी तो नहीं है, अभी तो सबसे बड़ा एग्जाम हो गया है, पहले भी था ही। जी, पहले जी, जी। पहले इतना लाइमलाइट में, पहले भी था वैसे लाइमलाइट में, पर अभी थोड़ा सीट्स भी बढ़ गई हैं जिस हिसाब से स्टूडेंट्स जो कैंडिडेट्स बढ़े हैं। तो टफ तो है, देखिए आसान नहीं है। सर अगर जैसे कोई बच्चा तैयारी करना चाह रहा है तो दुविधाएं कई आती हैं। जैसे मेरा खुद का मानना है कि एक बैकग्राउंड मायने रखता है। जैसे आज की जो जी। सिनेरियो है, मैंने देखा है कि अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज पे जा रहे हैं हाँ हाँ तो अमूमन 1.5 CR 1.5 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में अगर आप माइंड मेकअप करके चल रहे हैं, जी। देन ओनली यू आर जस्ट थिंकिंग दैट यू विल बी एमबीबीएस। तो ये कहाँ तक, क्या आपको लगता है कि क्या ये गरीब बच्चा अफोर्ड कर पाएगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं अफोर्ड कर पाएगा गरीब देखिए मेडिकल प्रोफेशन में प्राइवेट का ऑप्शन नहीं होता है हमारे आपके जैसे लोगों के लिए, या फिर जो बच्चे थोड़ा अंडर प्रिविलेज सोसाइटी से आते हैं, मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं, उनके लिए प्राइवेट का ऑप्शन नहीं होता है, सीधी बात। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ा बैरियर है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। जैसे कि अपना एग्जांपल ले लें, मोतीलाल नेहरू जी, मेडिकल जी, कॉलेज, जी। सुल्तानिया अस्पताल। यहाँ पे 30,000 रुपए प्रति साल की, प्रति वर्ष 30,000 रुपए फीस है, जिसमें कि हॉस्टल इंक्लूडेड रहता है। और 30,000 में हॉस्टल भी इंक्लूडेड है? जी, 30,000 में हॉस्टल इंक्लूडेड रहता है फॉर अ जनरल कैंडिडेट, और ओबीसी SC ST में और कम फीस है इससे। मतलब आज का सीन देखा जाए तो इतना तो प्राइवेट स्कूल का जो फर्स्ट क्लास की साल भर की फीस वो 1 लाख पहुंच जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, वही बात है ना, यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत बड़ा गैप है। जहाँ सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 30,000, 24,000, 20,000, 15,000 या 35,000 फीस है सालाना। ये कह रहा था कि बहुत बड़ा गैप है। जैसे कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में करोड़ों में है, जी जी वहीं पे जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उसमें लाखों में भी नहीं है, उसमें हजारों में है। और हजारों में जो है कि 30,000 रुपए या 25,000 रुपए या 20,000 रुपए आप पूरे 5 साल आपकी फीस जमा होती है तो 1 लाख रुपए होता है या 1.5 लाख रुपए होता है। जी। और फिर उतना ही पैसा आपको इंटर्नशिप में प्रतिमाह सरकार जो है एक स्टाइपेंड के रूप में वापस कर देती है। तो आपको जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, मतलब इस डिग्री को लेने में, वो पूरी तरह से जीरो हो गए, नील हो जा रहे हैं, जीरो। मतलब ये बहुत बढ़िया चीज है। एब्सोल्युटली। तो मतलब आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। तो इससे हमारा मतलब जो यूथ है जो ग्रामीण बेल्ट पे रह रहा है, तो उसको केवल एक ही चीज करना है, केवल वह प्रैक्टिस करे, मेहनत पे ध्यान दे। बिल्कुल, सफलता जरूर मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी। बिल्कुल मेहनत करते रहना है। खासकर जो, जैसा कि मैंने बोला कि आपके हमारे जैसे लोग और जो कि मध्यम वर्गीय परिवार से हैं या फिर लोअर मिडिल क्लास सोसाइटी से हैं, तो उनके पास यही सिर्फ एक ही रास्ता है। उनके पास बहुत सारे ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन है, एक ही रास्ता है, जो कि है मेहनत करना, ढेर सारे टेस्ट रेगुलर इंटरवल्स में देना, एक अच्छे टीचर की गाइडेंस में तैयारी करना और अच्छी रैंक लाना, और मेडिकल कॉलेज, सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना। मीन्स आप एक मेंटर को फॉलो करें और कंटिन्यूअसली उसी पे वर्क करें। एक प्रॉपर मेंटर को पकड़िए,
मेंटर आपका अच्छा होना चाहिए जिसके पास अनुभव है और उसने कई बच्चों को देखा है करते हुए, कई बच्चों को बताया है क्या करना है, और उसके गाइडेंस में आप लगातार करते रहें। अपने अच्छे को भी बताएं, अपने बुरे को भी बताएं, अपने घर वालों के संपर्क में भी रहें, और अच्छे से बस 1-2 साल अच्छे से कर लीजिए, और तो उसके हम बाद अपने एस्पिरेंट्स को ये भी बताना चाहते हैं अपने इस यूट्यूब के माध्यम से, अगर जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको कभी लगता है कि हम ये समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो बेसिकली इसमें चैट बॉक्स भी है, आप अपनी समस्याओं को रख भी सकते हैं, और हमारे साथ जैसे ये सर हैं तो ये पूरा सहयोग करेंगे। आपकी जो भी डाउट्स हैं, क्वेरीज है, हम उस पर भी आपके क्वेरीज को निस्तारण करने की पूरी कोशिश करेंगे। सर, जैसे मैं अब देख रहा हूँ आज की जो लाइफ स्टाइल है, जी तो मैंने देखा है कि जैसे मेरा एक वाकया मैंने बताऊं, एक आदमी को मैंने देखा, उसको 35 ईयर की एज में हार्ट अटैक आ गया। जी जी तो इस पे प्रकाश डालिए, ऐसा क्या चीज चल रहा है कि इतनी कम एज में हार्ट अटैक जैसी कठिन चीजें आ रही हैं? देखिए, लाइफस्टाइल इश्यूज बहुत हो रहे हैं। जैसा कि हम अपनी लाइफस्टाइल अपने पेरेंट्स की लाइफस्टाइल से अगर कंपेयर करें तो क्लियरली हमें इसका आंसर मिल जाएगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। जहां हमारे पेरेंट्स हमारी उम्र में जितना चलते फिरते थे, भारी सामान उठाते थे, या फिर खेती किसानी में लगे रहते थे, कई किलोमीटर तो उनका ऐसे ही आना जाना, एक गांव से दूसरे गांव जाना है, साइकिल क्यों ले जानी है, पैदल चले जाते हैं। तो ये सब चीजें होती थी। आज भी हमसे ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। वहीं पे हम, अब ये हमारा अपना इतना कसूर नहीं है, ऐसा ही जीवन हो गया है, और जो है पैसे कमाने का जरिया भी है, जो कि बैठ के ही पूरा हो रहा है। इस समय लैपटॉप पे काम हो रहा है, पढ़ाई हो रही है, बैठे रहना है। तो सबसे बड़ा कारण ये है कि जीवन शैली हमारी एकदम शिथिल हो गई है। पहला रीजन है, जिसकी वजह से होता क्या है, अगर 1 मिनट का समय हो सर आपके जी पास, जी तो जी जी होता ये है कि जितना हम खाते हैं उतना हम कैलोरी बर्न नहीं कर पाते हैं। जी 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 हमने 2000 कैलोरी ली, उसको हम क्या करते हैं कि आइडियली 2000 कैलोरी हमारा दिन का बर्न हो जाना चाहिए अगर हम 2000 कैलोरी ले रहे हैं तो, पर ऐसा हो नहीं पाता है। होता यह है कि हम 800 कैलोरी बर्न करते हैं या 1000 कैलोरी बर्न करते हैं। तो जो 1200 कैलोरी बच रही है या 1000 कैलोरी बच रही है, वो जाएगी कहाँ? जाएगी कहाँ? वो जमा होगी। कहाँ जमा होगी? हमारे सबक्यूटेनियस फैट में जमा होगी, यानी कि फैट बढ़ेगा। मोटापा, फैट का मतलब मोटापा, ये मोटापा, ओबेसिटी, मोटापा बढ़ेगा। उसके अलावा और कहाँ जमा होगी? लीवर में जमा होगी, फैटी लीवर होगा। और कहाँ जमा होगी? और जमा होगी खून की धमनियों में, आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज एंड वेन्स में जमा होगी। तो जैसा कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आर्टरीज और वेन्स में फैट जमा होने का या कि चर्बी जमा होने का नुकसान क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये एक आर्टरी है, ठीक। आर्टरी और वेन्स पाइप की तरह होती है, और आर्टरी जो होती है वो उसमें उतार चढ़ाव वैसे फ्लो होता है, जैसे कि आप कभी 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 देखते होंगे तो ऐसे हाथ रखे और उसमें फील होता है, तो वो आर्टरी फील कर रहे होते हैं। जी लेकिन जो ये हम ऊपर वेन्स देख रहे हैं अपने हाथों में, जो कि ब्लू ब्लू है और जो कि ऐसे उतार चढ़ाव जिसमें नहीं हो रहा, ये वेन्स होती है। जी होता क्या है, ये पाइप जैसी होती है, जैसे अंदर चर्बी जमा हुई तो जो ब्लड फ्लो आसानी से हो रहा था वो उसको प्रॉब्लम होती है। जैसे कि आप पाइप दबाएंगे तो पानी अंदर से प्रेशर से निकलेगा। हाँ। अब कितना फैट जमा होगा, होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, और एक समय के बाद बंद हो जाएगी। वो जब बंद हो जाएगी कहीं की भी आर्टरी और वेन, खास करके अगर हार्ट की है तो हार्ट की बंद हो गई और फ्लो होना उसमें से बंद हो गया और हार्ट अटैक हो जाता है। तो इस कारण से यंग एज लोगों में भी अब हार्ट अटैक होने लगा है, जो कि पहले नहीं होता था। जी जी, आपने एकदम सही कहा। कारण इसका साफ है कि आज की जो लाइफ स्टाइल हो गई है, आदमी बाहर खाना खा रहा है, लंच कर रहा है, और घर पे कुछ चीज़ें नहीं बन रही हैं, तो उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट तो हमारी बॉडी पे जाएगा ही। फास्ट फूड हो गया, जितनी भी ढेर सारी चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे फैट को बढ़ा रही हैं। तो अब जैसे एक मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, आज के टाइम में मतलब मैं खुद देख रहा हूँ कि सुसाइड के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। जी, तो मतलब ऐसा क्या चीजें की जाए कि कुछ चीजें तो मेंटेन हो जाए ना। सुसाइड के केस मतलब अगर देखा जाए तो इंडिया मतलब बहुत ही आगे जा रहा है। जी। ये एक बड़ी समस्या है, उसके बारे में लोग बात नहीं करते हैं। कि हम लोग शारीरिक हेल्थ की बात करते हैं, हम लोग ये बात करते हैं कि किसी को हार्ट अटैक आ गया या
किसी को डेंगू हो गया या किसी को कैंसर हो गया, हम इन बारे में बात करते हैं। लेकिन जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो अभी भी एक टैबू है। टैबू का मतलब कि ऐसी बातें जिन्हें हम समाज में करना नहीं प्रिफर करते हैं, क्योंकि समाज उन्हें एक्सेप्टेबल गलत तरीकों से दिखता है। जी गलत तरीकों से देखता है, एक्सेप्ट नहीं करता है। तो जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं उन्हें हमें एक तरह से वो करना चाहिए, बिल्कुल उनके बारे में बात करनी चाहिए। बात किससे करनी चाहिए? बात करनी चाहिए जिससे जिससे भी आप ये मानते हो कि ये हमारे मेंटर हैं या ये हमारे अपने लोग हैं जो कि हमारी बातों को सुनेंगे। तो ऐसा करके, जैसे अब अभी थोड़ी देर पहले स्ट्रेस की बात हो रही थी जी कि नीट पीजी में मोटिवेशन नहीं मिले तो मोटिवेशन ना हो, बीच में लूज हो जाए तो क्या करें। तो यही सब चीजें फिर बढ़ बढ़ के एक स्ट्रेस का कारण बनती हैं, मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है और आगे जाके कुछ बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट भी करते हैं। बहुत सारे बच्चे, खासकर कि हमने जो एक गढ़ बना हुआ है इसका तैयारी का, कोटा नाम से जो शहर है, वहां पे हम बहुत देखते हैं। तो ये इसी कारण से होता है। कुछ हमारी इच्छाएं होती हैं जो कि पूरी नहीं होती हैं, फिर क्यों नहीं पूरी होती हैं इसका हम कारण समझ नहीं पाते, उससे आगे नहीं बढ़ पाते। तो इसके लिए क्या किया जाए कि अपने मेंटर से और अपने पेरेंट्स से, अपने फैमिली मेंबर से बात करें। जैसे अभी मैं देखता हूँ सुसाइड के केस है, मैक्सिमम टीनेजर्स कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं या तो बॉयफ्रेंड है या तो गर्लफ्रेंड है, इन वजहों से चीजें ज्यादा प्रोवोक हो जा रही है। जबकि ये जो एज है, जो आपकी जो एज है, जिस स्टेज पे आप हैं, टीनेजर है, वहां पे आपको एग्जाम्स पे फोकस करना है। आप बाकायदा पढ़ाई कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, आप दूसरी जगहों पे लिप्त हो जा रहे हैं। तो उसका कैसे मतलब समाधान निकाला जाए, मुझे उस पर थोड़ा सा रोशनी कीजिए। देखिए, एडोलेसेंस जो होता है ये बच्चे और एडल्ट के बीच का एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जबकि अपने बॉडी में हार्मोन्स फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं। हम एडजस्ट नहीं कर पा रहे होते कि हम बच्चे हैं या बड़े हैं। जी किसी चीज में हमें बोला जाता है कि तुम तो अभी बच्चे हो, किसी में बोला जाता है कि तुम तो बड़े हो गए हो। तो एक ये जो ट्रांजिशन फेज होता है, इसमें गाइडेंस की जरूरत होती है। आजकल की सोसाइटी में जब माँ बाप दोनों वर्किंग है तो समय नहीं दे पाते अपने बच्चे को, और न्यूक्लियर फैमिलीज में कोई बड़ा और होता नहीं है गाइड करने को। जी तो इस वजह से ये प्रॉब्लम्स थोड़ा ज्यादा क्रिएट होती हैं, क्योंकि सिंपली कोई बताने वाला नहीं होता है कि बेटा तुम ये सही कर रहे हो या बेटा तुम ये गलत कर रहे हो। तो इसके लिए मेरा ये कहना है कि अपने किसी दोस्त की या फिर अपने किसी सेम एज ग्रुप के पर्सन की इतनी ना सुने, क्योंकि उसे भी जीवन का उतना ही अनुभव है जितना आपको है। और अगर उसे भी उतना ही अनुभव है जितना आपको है, तो वो आपको कैसे गाइड कर सकता है जब उसे उस बात का सोल्यूशन, उसने वो प्रॉब्लम कभी फेस ही नहीं करी, तो वो आपको कैसे बता सकता है कि उसे कैसे डील किया जाए। तो इस वजह से अपने बड़ों से बात करें जिन्होंने क्लियरली कभी ना कभी ये प्रॉब्लम फेस करी होगी, और उसका सोल्यूशन वो आपको बता पाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जो जनरेशन है, जो मैं बहुत करीबी से जो जान रहा हूँ, जो बच्चा एट द एज ऑफ 12, 10 साल 12 साल की एज पे जा रहा है, वो आजकल एडिक्शन पे जा रहा है गेम्स की। बिल्कुल बिल्कुल, ये वही बात है सर। आपकी छोटी सी बच्ची है, अगर उस छोटी सी बच्ची को अभी इन सब चीजों से दूर रखा जाए, फोन ना दिया जाए, उसको बहुत सारी चीजें, बाहर जाके खेले, लोगों में घुले मिले, उसको कुछ बैट पकड़ा दें, गेंद पकड़ा दें, फेंके, दौड़ के लाए, तो सर वहां आपकी अच्छी पेरेंटिंग है, आप सही कर। लेकिन आप अगर उसको फोन पकड़ा दिए कि मेरा समय ना वो बर्बाद करे, जी, वो फोन में अपना लगी रहे, किनारे बैठी रहे, जो भी करे, मेरा टाइम मत बर्बाद करे, मैं अपना कुछ भी करूं। तो अगर इस वे में वो ग्रो करेगी तो सर आराम से 11-12 साल में उसको किसी न किसी चीज का एडिक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डोपामिन रिसेप्टर्स होते हैं ब्रेन में, वो बिल्कुल ओवर एक्टिवेट हो जाते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं ड्यू टू फोन्स, ड्यू टू सम काइंड ऑफ एडिक्शन एंड ड्यू टू नेग्लेक्ट बाय पेरेंट्स। जी एकदम सही कह रहे हैं। अब जैसे एक छोटा सा, मुझे, मैं आध्यात्मिक की तरफ से थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि जैसे साइंस कहती है कि आत्मा नहीं होती जी, और जो अध्यात्म कहते हैं ना, इस आत्मा का प्रेजेंस है, तो आप कैसे इसको रेक्टिफाई करेंगे, कैसे करेक्ट करेंगे कि क्या सही क्या गलत? मुझे दोनों सही लग रहा है, दोनों गलत लग रहा है। एक बहुत
बड़े महानुभाव हुए हैं, उनका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा है क्योंकि बहुत समय हो गया उनको पढ़े हुए। उनका ऐसा कथन है कि जब हम थोड़ा पढ़ लिख लेते हैं या थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेते हैं या लगने लगता है कि हाँ हम पढ़े लिखे हो गए, तो हम ईश्वर के अस्तित्व को नकारने लगते हैं। जी। लेकिन जब हम उसी रोड के एंड पे पहुंचते हैं, जब हमें एक्चुअल में ज्ञान हो गया होता है, तो हम ये मानने लगते हैं कि हाँ ईश्वर तो था, ईश्वर है और हमेशा रहेगा। तो बस यही बात है कि अपनी जर्नी में लोग जिस जगह पे हैं और अपने एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग जज करते हैं कि हमसे ज़्यादा ऊपर कोई एक बड़ी शक्ति है जो हमारे एक्शंस को डिसाइड कर रही है। कुछ लोग नहीं भी मानते, मुझे लगता है कि एक व्यक्तिगत अनुभव है, पर मेरा ऐसा मानना है कि बहुत सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं हमारे और आपके बिना कंट्रोल के, उसे आप ईश्वर कहें या नियति कहें, लेकिन देयर इज समथिंग अबव अस, देयर इज समथिंग प्रेजेंस, there is something present above us, there is some kind of energy which is involving यस। जैसे around साइंस us. का एक कोट है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन चेंज देयर फॉर्म फ्रॉम वन टू अनदर। जी, तो बस शॉर्ट में इतना ही है कि आप ईश्वर कहें या नियति कहें या अलग अलग धर्मों के लोग अलग अलग शब्द यूज करते हैं, पर कुछ जो है तो जो कि डिसाइड करता है चीजें कैसे होती हैं। सर आज मेरा एक आखिरी क्वेश्चन है, जी, मतलब कि जो अभी हाल ही में इंसिडेंट हुआ कि किसी कंपनी का कप सिरप था, उससे 11 बच्चों की डेथ हो गई। जी, तो इसमें सब लोग अपना अपना कमियों को बचा रहे हैं और दूसरे पे ट्रांसफर कर रहे हैं, तो एट द एंड जान तो गई ना, जान की कीमत होती है, तो उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? वो बहुत अनफॉर्चुनेट था सर, बहुत अनफॉर्चुनेट होने के साथ में ही जो इतने सारे लोग हमारे आपके जैसे लोग जो कि पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, अपने देश का नाम आगे बढ़ा रहे हैं, उस पर बहुत बड़ा धब्बा था सर। वो मेडिकल प्रोफेशन पे बहुत बड़ा धब्बा है ये सब चीजें होना। और ऐसा क्यों है सर? भले ही हमारे यहाँ बच्चों की डेथ हुई हो हमारी कंट्री में, लेकिन यही सब दवाएं बाहर भी एक्सपोर्ट होती हैं, खासकर की जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, जो कि अंडर प्रिविलेज कंट्रीज हैं, पुअर कंट्रीज हैं, इकोनॉमिकली अनस्टेबल हैं, जीडीपी पर कैपिटा बहुत कम है उनका, पर कैपिटा इनकम भारत जैसे देश से भी बहुत कम है। उन कंट्रीज में ये दवाएं सप्लाई होती है, वहाँ कभी कभी रिपोर्ट्स आ जाती है, कभी कभी रिपोर्ट्स नहीं आ पाती हैं, इतनी बात बड़ी नहीं हो पाती है, लेकिन वहां भी बहुत सारे बच्चे इन्हीं कफ सिरप्स की वजह से प्रतिदिन उनकी जो है असामयिक मृत्यु हो रही है। और ये होता है कुछ सर्टेन केमिकल्स के एडिशन की वजह से, एडल्ट्रेशन की वजह से कफ सिरप्स में, जो कि क्लियरली बैंड है बाय एवरी ऑर्गेनाइजेशन। करते क्यों हैं? करते ये हैं 100 ग्राम का 200 ग्राम बनाने के लिए। नहीं समझा मैं। एडिटिव्स क्यों डाले जाते हैं? नहीं, आपने कहा 100 ग्राम का 200 ग्राम बनाना, ये नहीं समझा मैं। इसको सिंपली ऐसे बनाएं, बताता हूं मैं कि जैसे आप चीजें देखिए, एडल्ट्रेंट्स दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है कि आप उसमें ऐसी चीजें ऐड कर रहे हो जो कि उसकी क्वालिटी बिगाड़ेगा, और एक चीजें होती है जो उसकी क्वांटिटी बढ़ाएगा। मीन्स कहीं ना कहीं मिलावट की बात आप कर रहे हैं? बिल्कुल मिलावट की बात कर रहे हैं कि इसमें मिलावट की जाती है उसका क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, क्वालिटी के बारे में बिना सोचे। क्वालिटी से कंप्रोमाइज करते हुए क्वांटिटी मींस मेकिंग मच मोर प्रॉफिट। बिल्कुल सर, ये बिल्कुल यही चीज है। अब ये धब्बा देखिए, मानवीय भूल सबसे होती है, हमसे आपसे सबसे होती है, पर जब मैं एक बड़ी क्रिमिनल चीज के बारे में बात कर रहा हूँ तो वो मानवीय भूल नहीं है सर, वो जानबूझ के करी जाती है। क्वालिटी के बारे में बिना सोचे उसका क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, कि हम एक पर बॉटल वायल पर बॉटल से हम जितना पैसा कमा रहे हैं उसका डबल कमाएं, भले उसमें कुछ भी भर दें, लोगों को क्या ही पता चलेगा, ये सोच के। तो अब फिर ये होता है सर कि जो एक
प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में, गांव में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक जो है मेडिकल ऑफिसर बैठा हुआ है, वो सेम दवा प्रिस्क्राइब करता है, दवा प्रिस्क्राइब करने से बच्चा मर जाता है। तो सर उस दवा कंपनी के बारे में और उन लोगों के बारे में जिसने उसको टेंडर दिया, उन लोगों के बारे में बात नहीं होती सर। वो जो मेडिकल ऑफिसर बेचारा उसने जो प्रिस्क्राइब कर रहा है उस पर बात आ जाती है कि तुम्हारी दवा से रिएक्शन हो गया और ये हो गया। तो ये सब समस्याएं हैं जो कि क्लियरली कैपिटलिज्म और कैपिटलिस्ट सोसाइटी और ग्रीड, ह्यूमन ग्रीड की वजह से मोटिवेट हो रही मीन्स है। कह सकते हैं लालच। लालच सिंपली। ओपन हार्ट सर्जरी क्या होती है? ओपन हार्ट सर्जरी जैसे सर हमने अभी बात करी थोड़ी देर पहले कि 2000 कैलोरी खाई, 1000 कैलोरी बर्न करी, बची जितनी वो कहीं ना कहीं जमा हो गई। कहाँ जमा हुई? बहुत ढेर सारी आर्टरीज में, वही आर्टरीज में, हार्ट की आर्टरी में भी जमा हो गई। अब वो हार्ट, अब क्या करें? या तो हार्ट अटैक हो गया उसको और द पर्सन इज डेड, ही इज नो मोर, देन वी कैन नॉट डू एनीथिंग। लेकिन हमने पहले 2D इको करा लिया, हमने एंजियोग्राफी करा ली, हमने सारी जांचें करा ली, जिससे हमें पता लग गया कि उसमें 90% ब्लॉकेज है। अब 90% ब्लॉकेज होने के बाद क्या किया जाए? 2 चीजें करी जा सकती हैं सर, कि उसमें स्टेंट पुट किया जाए। स्टेंट मतलब कि उसको खोलने के लिए ऐसा, जैसे ऐसे ये पूरी बंद हो गई, उसमें अंदर से ऐसे जाके खोल दिया ऐसे स्टेंट लगा के, तो वो वापस से हो गया। कुछ पेशेंट्स में ये अप्रोच पॉसिबल नहीं होता, तो उसमें ओपन हार्ट सर्जरी करी जाती है। तो ओपन हार्ट सर्जरी में एक दूसरी वेन कहीं की से काट के, जहां उसकी कम जरूरत है वहां से निकाल के उसकी हार्ट में लगा दिया जाता है सर, कि जैसे एक ये आर्टरी बंद हो गई है, वहीं से दूसरी आर्टरी बाईपास कर दी है, तो दूसरी आर्टरी से ब्लड फ्लो जा रहा है सेम जगह पे, सब जगह पे। मीन्स कहीं ना कहीं एक जगह से निकाल के दूसरी माध्यम से उसको पहुंचाना, ताकि जो फ्लो ऑफ ब्लड है वो मेंटेन रहे। जी, फ्लो ऑफ ब्लड मेंटेन रहे, इसके लिए हार्ट ओपन करना पड़ता है, यानी कि मिडलाइन इंसिजन होता है, मतलब कि यहाँ पे बीच में चीरा लगाया जाता है और ये रिब्स खोली जाती हैं, इसलिए उसको ओपन हार्ट सर्जरी कहते हैं सर। और जो पहला जो हमने बताया स्टेंटिंग वाला प्रोसेस, वो सिंपली खून की धमनियों के माध्यम से अंदर से हो जाता है, उसमें बड़ा मतलब कैसे खोलना नहीं पड़ता, इसलिए उसको ओपन हार्ट नहीं कहते। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अपने एक्सपीरियंस के एंड से एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि ढेर सारी निराशाएं आती हैं, ढेर सारा प्रेशर होता है घर की तरफ से, और खुद कभी कभी खुद डिमोटिवेट हो जाते हैं, ढेर सारी चीजें होती हैं जी। तो मन में क्या रखा जाए कि आगे बढ़ना है, समाज का नाम रोशन करना है, तो ऐसा कोई सीक्रेट मंत्र बताइए कि एट द एंड जब इसे होता नहीं कि जब सब तरफ से आदमी टूट जाता है तो एक लास्ट सहारा मिलता है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? जी सर, देखिए जो मेडिकल एस्पिरेंट हैं, यानी कि अपने आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, नीट यूजी की तैयारी कर रहे हैं, खासकर उन लोगों से मैं ज़्यादा परिचित हूँ क्योंकि मैं भी वही रहा हूँ। और 2 तरीके के बच्चे होते हैं, एक तो इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आते हैं, एक हिंदी मीडियम से पढ़ के आते हैं अपने रीजन में। साउथ के स्टेट्स में भी ऐसे हैं कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे रहते हैं और कुछ जो है अपने स्टेट बोर्ड वाले बच्चे रहते हैं, तो वो अपने स्टेट की जो स्टेट बोर्ड की लैंग्वेज है वो पढ़ रहे होते हैं, कोई तमिल पढ़ रहा है, कोई कन्नड़ पढ़ रहा है। यहाँ पे यूपी बिहार में और आसपास हिमाचल में, हरियाणा में हिंदी पढ़ रहे हैं। तो जो स्टेट बोर्ड वाले बच्चे होते हैं, यानी कि यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं जो अपने यहाँ, उनको थोड़ा प्रॉब्लम सर ज्यादा होती है। प्रॉब्लम ज्यादा होती है क्योंकि एक तो बोर्ड जो था, उस बोर्ड की बुक से पेपर नहीं बन रहा है, पेपर बन रहा है एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी से पेपर बन रहा है, तो एनसीईआरटी जिसने पढ़ी हुई है, सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों ने, उसको थोड़ा सा अनड्यू एडवांटेज होता है। दूसरी प्रॉब्लम होती है कि जो एग्जाम है वो इंग्लिश मीडियम में ज्यादा प्रेफर करते हैं लोग। हिंदी में बैचेस चलते हैं सर, पर इतना मेन स्ट्रीम नहीं है वो। तो और दूसरी बात, जब सब जगह इंग्लिश में पढ़ाई हो रही होती है और आपको मॉड्यूल्स मिलती है कोचिंग की तरफ से, या टीचर लिखवा रहा होता है ब्लैक बोर्ड पे इंग्लिश में, तो आपको कम समझ में आती है, तो आप पहले स्टेप पे ही आपको प्रॉब्लम हो रही होती है। तो ऐसे बच्चों के लिए स्पेशली मतलब मेरे बहुत सारे साथी रहे हैं जो कि अभी बहुत सारी अच्छी जगहों से एमबीबीएस कर रहे हैं या बीडीएस कर रहे हैं, कुछ बीएचयू में है, कुछ लोग
और एक दो बच्चे एम्स में भी हैं। बच्चे क्या, आप तो सब मेरे साथ के मतलब सब प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, तो एम्स में भी पहुंचे। उन्होंने किया क्या, उन्होंने ये किया कि वो अपना एक साथ एक डायरी बना के रखते थे, साथ में एक डायरी रखते थे, एनसीईआरटी पढ़ने की कोशिश करते थे इंग्लिश में ही, जो उनको समझ में नहीं आता था। पहले तो सर जब जियो नहीं था और जो है नेट इंटरनेट का एक्सेस बहुत महंगा हुआ करता था सर, हमारे फोन्स में तो इतना नहीं रहता था। तो वो क्या करते थे, डिक्शनरी रखते थे या अपने साथी से पूछते थे। जैसे सर कोई साथ में बैठा है जो इंग्लिश मीडियम है, उससे उससे पूछ रहा है कि भाई इसका मतलब बता दे, तो ये करके वो एक डायरी मेंटेन रखते थे। अब ये चीज बहुत आसान हो गई है। अब सिंपली आपको गूगल करना है या चैट जीपीटी ओपन करना है, उसमें फोटो खींच देनी है और वो आपको सब आंसर बता देगा वो। हमें सर एक वाकया याद है कि हम 1 GB डेटा के लिए करीब 350 रुपए देते थे। बिल्कुल सर, उस समय बहुत ढेर सारे इंटरनेट प्रोवाइडर्स थे, बहुत सारे बंद हो गए जो कि, पर इंटरनेट एक्सेस अब बहुत आसान हो गया है, बहुत अच्छा हो गया है। तो इसका यूज़ करें, खासकर हिंदी मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश समझने में यूज़ करें। क्या करें, जो चीज़ आप पहला एक पेज पढ़ते हो उसमें आपको 3 4 5 शब्द नहीं समझ में आते, उसको अंडरलाइन करके रखें। अंडरलाइन करके उसकी फोटो खींच लिया चैट जीपीटी में, उसने उसमें आपने कमांड डाल दिया कि अंडरलाइन वर्ड्स का इंग्लिश मीनिंग बता दे, हिंदी मीनिंग बता दे, सबका आंसर आ गया। मार्क करके वही एरो बना के उसका लिख दे आंसर। तो जब आप अगली बार पढ़ेंगे तो वो आपको मिलेगा। हम लोग भी ऐसे ही करते थे। दूसरी बात सर, डर ज्यादा होता है कि भाई ये बहुत कठिन है, हमसे नहीं हो पाएगा। बात ये होती है कि एक ही शब्द बार बार आता है उस बुक में, तो जब आपको शुरू के 20 पन्ने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन 21वें से हल्का हो जाएगा मामला। जी जी जी, मीन्स आप कोशिश करते रहेंगे तो आसान हो ही जाएगा। और उसके साथ में थोड़ा मतलब आधा घंटा आपका एक्स्ट्रा लगेगा, पर आप आधा घंटा एक्स्ट्रा कर करके ना बहुत बहुत ज्यादा डिफरेंस बना लेंगे। और आपके सीबीएसई बोर्ड वाले, इंग्लिश मीडियम वाले दोस्त से आप बहुत अच्छा करेंगे एग्जाम में। हार्ड वर्क ऑलवेज बीट्स यस यस। सर एक मेरा लास्ट क्वेश्चन कह सकते हैं कि मैं अक्सर देखता हूँ कि ढेर सारे इंसिडेंट्स मिलते हैं कि इस झोला छाप की वजह से डेथ हुई, तो ये झोला छाप होता क्या है, मुझे यही नहीं समझ में आया। सर झोला छाप जो है, जो टर्म आया है वो आया है कि जो लोग मतलब जिनके पास प्रॉपर एक्सपीरियंस और डिग्री नहीं है, वो अपने झोले में ढेर सारी दवाएं लेके और टहल रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, जिनको इंग्लिश में क्वैक्स कहते हैं। तो झोला छाप शब्द इस वजह से है क्योंकि झोले में वो दवाएं लेके और अपने काम पे निकलते हैं, दवाएं बांटते हैं या इलाज करते हैं, इस तरह से झोला छाप शब्द आया। अब विडंबना ये है सर कि गांव में कोई अगर अच्छा क्वालिफाइड डॉक्टर जाता है, अब जैसे सर मान लीजिए मैंने या मेरे साथ के किसी भी व्यक्ति ने पूरा 10 साल 12 साल 15 साल सर जीवन का दिया आपने उसमें, तो वो ये चाहेगा कि कुछ उसकी इनकम थोड़ी बेटर हो, अच्छी सोसाइटी में उसको रहने का मौका मिले। और ये बिल्कुल ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, और ये होना भी चाहिए। आप खुद ही सोचिए सर कि कोई इतना जीवन में इतना सब कुछ किया, उसकी ये चाह होगी कि अच्छी सोसाइटी में थोड़ा ठीक रहे, तो वो आदमी कोशिश करता है कि थोड़ा सा अच्छी जगह मतलब गांव में अच्छी जगह है, पर शहरों को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। लेकिन अगर वो गांव में जाता है तो फिर ये चाहता है कि थोड़ा सा ज्यादा चार्ज करे फ्रॉम पीपल हु हैव डन नथिंग, मतलब जो कि क्लियरली आपका नुकसान करेंगे, उससे थोड़ा ज्यादा चार्ज करे। तो ये तो फिर अब सोसाइटी की बात है कि कुछ लोग प्रिफर करते हैं, कुछ लोग नहीं प्रिफर करते। तो लेकिन डाउन द लाइन मैं अपने देश में देखता हूँ जिस तरह से चीजें हो रही हैं कि अगले 10 सालों में सभी गांव देहात और ग्रामीण इलाकों में क्वालिफाइड डॉक्टर्स पहुंचने वाले हैं। और ये मतलब कह सकते हैं कि हमारे देश का जो हेल्थ सिस्टम है वो इम्प्रूव कर रहा है। अभी भी जो WHO गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एक डॉक्टर होना चाहिए पर नंबर ऑफ पीपल में, वो अभी भी कम है। लेकिन जिस तरह से सीटें बढ़ रही हैं और बॉन्ड वाली सर्विस भी सरकार बढ़ा रही है,
कि आप जी, जी। एमबीबीएस पास आउट करेंगे तो आपको 2 साल वहाँ पे नौकरी करनी ही करनी है किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या सीएचसी में। मीन्स इंटर्नशिप बेसिस पे। इंटर्नशिप तो हो चुकी सर, इंटर्नशिप एमबीबीएस में हो चुकी है इंटर्नशिप उसके साथ में। उसके बाद आप सर्विस दे रहे हैं एज मेडिकल ऑफिसर, इसके लिए बॉन्ड लाया जा रहा है। जी, जी, जी। तो ये चीजों की वजह से अब अगले 10-15 सालों में सभी जगह पे डॉक्टर्स क्वालिफाइड पहुंच जाएंगे। तो एक मेरा क्वेश्चन है कि जैसे गाँव की बात हम करें तो मैंने अमूमन देखा है कि लोग डॉक्टर से ना पूछ के जो केमिस्ट है जो दुकान में दवाइयाँ बेच रहा है जी, उसके प्रेफरेंस से दवाइयाँ ले रहे हैं। ये कहाँ तक सही है? देखिए सही तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 10 में से 6 बार तो सही होगा वो केमिस्ट भी, लेकिन 4 बार जो उसमें साइड इफेक्ट्स आने हैं, जो 4 साइड इफेक्ट्स उसके आने हैं उसके बारे में उसको इतना नहीं पता रहेगा। तो मैं तो यही यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास में कोई पीएचसी है, छोटा पीएचसी है, तो उसमें भी जो चिकित्सा अधिकारी बैठते हैं या उनकी ओपीडी चलती है तो उसमें आप जाके दिखाएं। वहाँ निःशुल्क होता है, 1 रुपए लगता है और वहाँ पे दवाएं भी ज्यादातर निःशुल्क मिल जाती हैं। कुछ नहीं मिलती हैं तो वो जन औषधि केंद्र इतने सारे खुले जा रहे हैं उसमें मिल जाती हैं। तो मैं तो ये ऐसा रिकमेंड करूंगा। तो मतलब जैसे आपने बताया जन औषधि केंद्र, मतलब मैं अपनी लाइफ में जहाँ तक मैंने अनुभव किया कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो ये जन औषधि केंद्र है, जी ये मतलब पूरे के पूरे गांव को कनेक्टेड करने में बहुत हेल्प किया। सर, आज मैंने खुद लिया है कार्बोक्सीमेथिल सेलुलोज। मतलब मैं खुद इसी फील्ड से हूँ और मेरे संपर्क में बहुत सारे मतलब इसी फील्ड के लोग हैं, केमिस्ट हैं, ड्रगिस्ट हैं, बहुत सारे मेडिकल स्टोर्स हैं। पर मैं खुद महसूस करता हूँ कि जिनकी दवाएं अच्छी होती हैं सर। मीन्स कह सकते हैं कि आप गवर्नमेंट पे प्रिफर करें। बेसिकली मैं खुद यूज करता हूँ प्रधानमंत्री जन औषधि की दवाएं बेस्ट होती जी। हैं और अफोर्डेबल है मिडिल क्लास से भी नीचे वालों के लिए। इवन आजकल मैं देख रहा हूँ जो ट्रेंड देख रहा हूँ, जी जो अपर मिडिल क्लास के लोग हैं वो भी प्रिफर कर रहे हैं। बिल्कुल प्रिफर सर। मैं बता रहा हूँ आपको, एक सिंपल सी बीमारी होती है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया, यानी कि बीपीएच। बीपीएच में क्या होता है कि हर एक पुरुष में एक अंग होता है प्रोस्टेट जिसे कहते हैं, ग्रंथि होती है। जी। कहाँ होती है? यूरिनरी ब्लैडर जो होता है, पेशाब की थैली, उसके नीचे होती है छोटी सी ग्रंथि। पुरुषों में होती है कुछ मतलब इसका जो फंक्शन होता है वो बेसिकली जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उससे संबंधित होता है, ठीक। अब इसमें क्या होता है कि एक उम्र के बाद जो मेल हार्मोन है उसकी वजह से इसकी साइज बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से पेशाब संबंधी समस्याएं होने लगती है। बहुत कॉमन चीज है, कोई डरने वाली बात नहीं है। लेकिन इसमें जो दवाएं होती हैं, जो 2 दवा का कॉम्बिनेशन है, टेम्सुलोसिन और ड्यूटोस्टेरॉइड, ये जनरली चलती है, एटसिलोडोसिन चलती है। पर ये दवाएं लगातार चलती हैं, 5 साल 10 साल ऐसे लगातार चलती हैं और बहुत सारे लोगों में चलती है सर। कोई कैंसर नहीं है, ये बहुत कॉमन समस्या है। अब जो इसकी जो बड़े ब्रांड्स की दवाएं आती हैं वो 500, 550, 600 की एक पत्ता आती है सर। बिल्कुल। और जो यही सेम चीज आपको जन औषधि केंद्र में 32 रुपए, 35 रुपए, 37 रुपए मिल जाती है। इतना अंतर है, मोर देन 90% डिफरेंस है। सर और मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम अपनी चीजों को खत्म करेंगे। जी सर ये जो ब्लड प्रेशर है, जो डायबिटीज है, जैसे मुझे एक लोग बताया कि आलू खाने से डायबिटीज होता है, तो ये कहाँ तक सही है? देखिए डायबिटीज क्या है? डायबिटीज जनरली हम जैसे बोलचाल की भाषा में बोलते हैं सर कि शुगर यानी चीनी। तो चीनी की बीमारी है ये। चीनी की बीमारी है कि मीठा आपको एक जहर की तरह काम करता है। शरीर में जो कुछ भी जाता है और मीठा बनाता है वो भी जहर की तरह काम करता है, जिसमें कि जो भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कभी भी आप कुछ चीज खरीदा करिए, उसके पीछे का लेबल पढ़ेंगे तो जो एक पहली चीज लिखी रहती है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स। जी जी। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो शरीर में टूट के ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, ये बिल्कुल। मैं आम बोलचाल की भाषा में जैसे जो लोग समझ पाए मैं उस तरीके से बात कर रहा हूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो शुगर बनाते हैं, यानी कि ग्लूकोज बनाते हैं बॉडी में।
और कार्बोहाइड्रेट का एक बहुत बड़ा सोर्स होता है आलू। आलू और जो ये है मैदा हो गया, और जो नॉर्मली हम आटा खा रहे हैं या चावल खा रहे हैं, सभी कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ही होता है और शरीर में जाके टूट के ग्लूकोज बनाता है जो कि डायबिटीज बढ़ाता है। तो क्या हमें बंद कर देना चाहिए सब कुछ खाना? नहीं, बंद नहीं कर देना चाहिए। हम जितना खाते हैं उतना हमें कैलोरी बर्न करनी चाहिए। मतलब कि जितना भी हम शुगर खा रहे हैं उतना मेहनत करें बाहर, तो वो पसीने के माध्यम से और एक्सरसाइज के माध्यम से सब कुछ डाइजेस्ट हो जाए सही से, तो हम चाहे आलू खाएं तो भी हमें नुकसान नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा, इसमें से मुझे एक क्वेश्चन याद आया, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम सांस केवल नाक से लेते हैं, जी लेकिन एक सज्जन मिले कहें कि जो हमारी बॉडी है हम नाक से तो सांस लेते ही हैं, एक जगह से और लेते हैं, तो ये नहीं समझ में आया मुझे। सर, अगर मतलब मेडिकल एस्पेक्ट की बात करी जाए तो जो सांस लेने के लिए है रिस्पॉन्सिबल वे दोनों फेफड़े होते हैं, और इन फेफड़ों में सिर्फ और सिर्फ नाक और मुंह से ही हवा जाती है। तो आप मतलब उनके बारे में कुछ और बता सकते हैं सर कि क्या? जैसे वो ऐसे कुछ बता रहे थे, लैक्टिक एसिड करके कुछ है, जो अगर आप तेज दौड़ेंगे तो मतलब जो एरोबिक ऐसे कुछ मुझे बता रहे थे, मुझे अच्छा, समझ में अच्छा। नहीं आया। ठीक है, देखिए वो अलग चीज है कंप्लीटली। मैं बताता हूँ, जो सांस लेने का है उससे संबंधित इतना नहीं है ये। एरोबिक और एनारोबिक दो तरीके के ऑक्सीडेशन होते हैं सर बॉडी में। यानी कि जो भी हम खाना खा रहे हैं या कुछ भी जो खा रहे हैं उसको ब्रेक डाउन करके उसमें से एनर्जी निकालने का जो प्रोसेस होता है वो दो तरीके से होता है, एरोबिक और एनारोबिक। तो जो एनारोबिक प्रोसेस होता है वो तब होता है जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। कब कम होती है? जब हम कुछ बहुत ज्यादा स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। कुछ एक्सरसाइज ऐसी कर रहे हैं जिसमें कि हम जितना सांस ले रहे हैं और हमारे पैरों तक या मसल्स तक पहुंच पा रही है ऑक्सीजन, उससे ज्यादा तेजी से हम ऑक्सीजन बर्न कर रहे हैं। जी जी जी। उस समय एनारोबिक एनारोबिक मेथड से उसका जो है डिजनरेशन होता है फूड का, तब लैक्टिक एसिड बनता है शरीर में, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है। वो थोड़े टाइम में ब्लड स्ट्रीम में जाके रिलीज हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना कीमती समय दिया, इसके लिए हम फिर से अपनी तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करते हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। करिश्मा, एक फोटो इधर इसी में से खींच लो बस। बहुत लंबा खींच गया। हाँ हाँ, मतलब मेरे साथ ऐसा हो जाता है। नहीं नहीं, सही है। मेरे को जो मतलब रहता है तो मुझे लगता है मैं सब बता दूं। नहीं नहीं, एक थोड़ा सा क्लिक कर लो, फोटो खींच लो। आ जाओ जाओ। बस इतना। एक फोटो हो जाए, उसमें थोड़ा सा लगा देंगे। नहीं छोड़ेगी। अरे तो कोई फोटो ही खींचना है बस। चलो कोई बात नहीं, जान दो। ले रहा हूँ, एक कॉफी बना दो यार। एक काम करो ना, उसमें टाइमर लगा दूंगा 5 सेकंड 10 सेकंड का। हाँ वो मैं हो जाएगा, वो मैं कर 5 सेकंड का टाइमर लगा, 10 सेकंड का, और आगे बैठ जाओ। मैं अक्सर देखता हूँ कि ढेर सारे इंसिडेंट्स मिलते हैं कि इस झोला छाप की वजह से डेथ हुई, तो ये झोला छाप होता क्या है? मुझे यही नहीं समझ में आया सर। झोला छाप जो है, जो टर्म आया है वो आया है कि जो लोग मतलब जिनके पास प्रॉपर एक्सपीरियंस और डिग्री नहीं है, वो अपने झोले में ढेर सारी दवाएं लेके और टहल रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, जिनको इंग्लिश में क्वैक्स कहते हैं। तो झोला छाप शब्द इस वजह से है क्योंकि झोले में और दवाएं लेके और अपने काम पे निकलते हैं, दवाएं बांटते हैं या इलाज करते हैं, इस तरह से झोला छाप शब्द आया है। क्वेश्चन है कि जैसे गांव की बात हम करें तो मैंने अमूमन देखा है कि लोग डॉक्टर से ना पूछ के जो केमिस्ट है, जो दुकान में दवाइयाँ बेच रहा है, जी, उसके प्रेफरेंस से दवाइयाँ ले रहे हैं। ये कहाँ तक सही है? देखिए, सही तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 10 में से 6 बार तो सही होगा वो केमिस्ट भी, लेकिन 4 बार जो उसमें साइड इफेक्ट्स आने हैं, जो 4 साइड इफेक्ट्स उसके आने हैं, उसके बारे में उसको इतना नहीं पता रहेगा।
तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास में कोई पीएचसी है, छोटा पीएचसी है, तो उसमें भी जो चिकित्सा अधिकारी बैठते हैं या उनकी ओपीडी चलती है, तो उसमें आप जाके दिखाएं। वहाँ निःशुल्क होता है, 1 रुपए लगता है, और वहाँ पे दवाएं भी ज्यादातर निःशुल्क मिल जाती हैं। कुछ नहीं मिलती हैं तो वो जन औषधि केंद्र इतने सारे खुले जा रहे हैं, उसमें मिल जाती हैं। तो मैं तो ऐसा रिकमेंड करूंगा। तो मतलब जैसे लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम अपनी चीज़ों को ख़त्म करेंगे। जी सर, ये जो ब्लड प्रेशर है, जो डायबिटीज़ है, जैसे मुझे एक लोग बताया कि आलू खाने से डायबिटीज़ होता है, तो ये कहाँ तक सही है? देखिए, डायबिटीज क्या है? डायबिटीज जनरली हम जैसे बोलचाल की भाषा में बोलते हैं सर कि शुगर यानी चीनी। तो चीनी की बीमारी है ये। चीनी की बीमारी है कि मीठा आपको एक जहर की तरह काम करता है। शरीर में जो कुछ भी जाता है और मीठा बनाता है, वो भी जहर की तरह काम करता है। जिसमें कि जो भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कभी भी आप कुछ चीज खरीदा करिए, उसके पीछे का लेबल पढ़ेंगे तो जो एक पहली चीज लिखी रहती है उसमें कार्बोहाइड्रेट। जी जी। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो शरीर में टूट के ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, ये बिल्कुल बिल्कुल। मैं आम बोलचाल की भाषा में जैसे जो लोग समझ पाए, मैं उस तरीके से जी बात जी। कर रहा हूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो शुगर बनाते हैं, यानी कि ग्लूकोज बनाते हैं बॉडी में। और कार्बोहाइड्रेट का एक बहुत बड़ा सोर्स होता है आलू। आलू और जो ये है मैदा हो गया, और जो नॉर्मली हम आटा खा रहे हैं या चावल खा रहे हैं, सभी कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ही होता है, और शरीर में जाके टूट के ग्लूकोज बनाता है, जो कि डायबिटीज बढ़ाता है। तो क्या हमें बंद कर देना चाहिए सब कुछ खाना? नहीं, बंद नहीं कर देना चाहिए। हम जितना खाते हैं उतना हमें कैलोरी बर्न करनी चाहिए। मतलब कि जितना भी हम शुगर खा रहे हैं उतना मेहनत करें बाहर, तो वो पसीने के माध्यम से और एक्सरसाइज के माध्यम से सब कुछ डाइजेस्ट हो जाए सही से, तो हम चाहे आलू खाएं तो भी हमें नुकसान नहीं होगा। आपने इतना कीमती समय दिया, इसके लिए हम फिर से अपनी तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करते हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद।